तो नेपाल में तबाही का जो चक्र है, अब उसे साल दर साल समझ लीजिए। वर्ष 1255, 1408, 1515, 1505, 1833, 1934 और 1988। इन सभी सालों में नेपाल भूकंप से दहल गया। भूकंप की तेज झटकों की वजह से नेपाल में इस दौरान कम से कम 6 बार तबाही हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 1255 से लेकर 1988 तक 733 सालों में नेपाल में भूकंप का चक्र चला। जैसा कि हमने आपको बताया कि सन 1255 से लेकर 1988 यानी करीब 733 सालों में नेपाल एक दो नहीं बल्कि 6 बार भूकंप से दहलता रहा। धरती जोर जोर से कांपती और थरथराती रही। जिंदगी पर कुदरत का कहर टूटा। हजारों की तादाद में जिंदगियां भूकंप की भेंट चढ़ गई। एक अनुमान के मुताबिक साल 1255 से 1988 तक करीब 733 सालों के दौरान नेपाल में जो भूकंप आए उसकी वजह से 20,000 से 21,000 लोगों की जान चली गई। इस दौरान नेपाल में जो भूकंप आए उसमें सबसे ज्यादा मौत वर्ष 1505 में हुई। उस आपदा में तब करीब 6,000 लोग मारे गए थे। साल 1988 ये वो साल है जब नेपाल में दशकों से चला आ रहा त्रासदी का चक्र बदल गया। 1993 से नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन का दौर शुरू हो गया। 1993 में बादल फटा, भूस्खलन हुआ, सैलाब आए। इस आपदा में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके 20 साल बाद 2014 में विकराल बाढ़ ने नेपाल को फिर विवश किया। नेपाल में जो भूकंप 2015 में आया था, जिससे न सिर्फ बड़ी तबाही हुई थी बल्कि कुदरत की मार की वजह से 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। अगर इस एक घटना को छोड़ दिया जाए तो 1993 के बाद से नेपाल में लगातार बाढ़ और भूस्खलन वाली तबाही आ रही है। 2026 में आया ये विनाश भी इसी की तस्दीक करता है। कुछ भी नहीं बचा है, ना तो लोगों के घर बचे हैं, ना तो यहाँ लोग बचे, ना तो उनके घरों के सामान बचे, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं बचा है। कहीं छत के ऊपर जो पानी की टंकी थी वो पानी की टंकी अब नीचे आ गई है। और सबसे जो परेशानी की बात है वो ये कि इस स्थान पर, इस जगह पर अभी रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ इतना ज़्यादा दलदल है कि वहाँ ना तो नेपाल पुलिस जा पा रही है, ना ही नेपाल आर्मी के जवान जा पा रहे हैं। हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि घरों में जो लोगों के सामान है उस सामान को हम किसी तरीके से बचा लें। नेपाल में करीब 1000 साल से आ रहे आपदा के इसी पैटर्न को देखकर यह आशंका प्रबल होती जा रही है कि भविष्य में भी ऐसी तबाही दस्तक दे सकती है। ऐसे में नेपाल को ग्लेशियर टूटने, बाढ़ या भूस्खलन जैसी त्रासदी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। TV9 भारतवर्ष के लिए नेपाल से आकाश वत्स की रिपोर्ट। तो पिछले 1000 साल के विश्लेषण के बाद जो संकेत मिले हैं, हमने आपको बताया कि नेपाल इस वक्त जिस संकट से गुजर रहा है, दावा तो ये किया जा रहा है कि उसके पीछे चीन का हाथ है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर चीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसकी वजह क्या है।
राम 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 कति मान्छे लयो लयो हे प्रभु नेपाल में जिस तरह की तबाही आई है उसका सीधा संबंध पहाड़ों जैसा नेपाल के मामले में हुआ। जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है वो। अब वो जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है, नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो वो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना है हिमालयन रीजन में बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी घटना है। एवलेंच हुआ वहाँ पर और बर्फ के बड़ा हिस्सा जो था वो उसके गिरने से नदी का जो प्रवाह था वो रुक गया और उससे उसे कहते हैं अस्थायी झील बन गई वहाँ पर और जिसके टूटने से जो बाढ़ का कारण बनी और जो हैवी और तेज फ्लो हुआ। नेपाल की ओर से यह आशंका जताई गई कि चीनी हिस्से में बनी जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम के ढहने की वजह से बाढ़ आई। वैसे चीन की लापरवाही की कई वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यही है कि चीन ने आपदा की जानकारी 45 मिनट की देरी से साझा की। दूसरी वजह कि क्या चीन ने भोटोकोची का प्राकृतिक प्रभाव बदला था। तीसरी वजह यह है क्या तिब्बत में तेज निर्माण ने प्राकृतिक जल निकासी बदल दी है जो इतनी बड़ी तबाही की वजह बना। एक अहम बात यह भी है कि तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर चीन की ओर से बनाए गए बुनियादी ढांचों बांधों पर बदलावों का डेटा शेयर नहीं किया जाता है। चीन अक्सर पड़ोसी देशों के साथ ये डेटा पारदर्शिता से साझा नहीं करता है। यही वजह है कि अब नेपाल तबाही के बाद चीन के शी जिनपिंग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।